हाँ क्या चीज? हाँ चलिए देख लीजिए, यम फेज माइटासिस। ये बताए थे यम फेज मतलब माइटासिस। यम फेज मतलब क्या होता थे? माइटासिस, ठीक है, या माइटाटिस। और लोग कहाँ हैं? अच्छा कल नहीं आए थे, आज आए ही नहीं, गैप मार दिए। तो यम फेज मतलब माइटासिस। माइटासिस मतलब माइटाटिक या माइटासिस, ठीक है। इसमें आपको बताया गया था कि एक कोश का माइटासिस वह सेल डिवीजन है इसमें एक कोश का डिवाइड होती है किसमें? दो कोश का में। एक कोश का इसमें डिवाइड होती है दो कोश का, ठीक है। इतना मालूम है, सब लोग जानते हैं एक कोश का दो कोश का डिवाइड होती है, माइटासिस होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जितना क्रोमोसोम संख्या यहां है उतना ही क्रोमोसोम संख्या ये डॉटर सेल में होगी। जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम संख्या उतनी संख्या डॉटर सेल। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ रहा? जितनी क्रोमोसोम संख्या यहां है उतने ही यहां है, ठीक है। और जितने साइज की ये है उतने साइज की ये लगभग है, ठीक है। तो ये भी कहा गया था कि पेरेंट डॉटर सेल जो होती है पेरेंटल सेल के क्वांटिटिवली क्वालिटेटिवली सिमिलर होती है। तो पूछता है कौन सा डिवीजन होता है इसमें? डॉटर सेल क्वांटिटिवली क्वालिटेटिवली सिमिलर होती है किसके? पेरेंट सेल की। कौन सा डिवीजन होता है? माइटासिस। अगला चीज बताए थे इसमें, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। डिवीजन के बाद जो सेल डॉटर सेल बनती है उसमें सेम संख्या होती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इतना हो गया था, इतना हो गया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना हुआ था ना? हाँ? अरे उतना बुद्धि आपके है, लिखने में हो गया। अच्छा ठीक है ना, चलिए पूछे 12 कैसे, तब उतना बुद्धि है। अरे हो गया, लिखने में हो जाता है। चलिए अगला आइए। तो ये हो गया माइटासिस। अब माइटासिस को हम दो भागों में बांटते हैं। माइटासिस कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, देख लीजिए। एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। अब हाथ उठाइए, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कौन बताएगा? हाथ उठाइए, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? हाँ, साइटोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियो, आप बेटा नहीं मालूम? चलिए कोई बात नहीं, नहीं मालूम, सीखने आए हैं बेटा, तो मालूम है ना। हाँ देखो बेटा, कैरियो शब्द बना है, इधर देखो, इधर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। कैरियो शब्द बना है कैरियान से, और कैरियान मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो शब्द बना किससे? कैरियान से। कैरियान मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का यहां क्या होगा? डिवीजन होगा। ऐसे ही साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस वह प्रोसेस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत नहीं, यहां डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का होता है साइटोप्लाज्म। अब जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसको कई फेज में बांट देते हैं। कौन कौन से फेज है? प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, और चौथा है टीलोफेज।
ठीक है, तो इस फेज को कितने भागों में बांटते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। ठीक, अब इसी को डिटेल में पढ़ना, फिर साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस पढ़ना। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट, माइटोसिस is divided into two phase. Mitosis is divided into two phase. Number one, cytokinesis. Number one, cytokinesis. और number two, karyokinesis. पहला हेडिंग डाले कैरियोकाइनेसिस, पहला हेडिंग डाले कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। आज आपका भाई भी नहीं आया, क्यों? हाँ, कैरियोकाइनेसिस इसमें लिखिए, कैरियोकाइनेसिस में हेडिंग डालिए कैरियोकाइनेसिस, इसमें लिखिए कैरियोकाइनेसिस is divided into, karyokinesis is a division of nucleus. Karyokinesis is a division of nucleus. Karyokinesis is a division of nucleus. अगला पॉइंट लिखिए, karyokinesis is divided into four part. Karyokinesis is divided into four part. Karyokinesis divided into four part. कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। उतार लीजिए चारों, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। हाँ, अच्छा, हमारे वाली क्लास में नहीं पढ़ना चाहते, हम लोग गड़बड़ पढ़ाते हैं का? अब उनका हाँ, कैसे याद नहीं? हम लोग का किया गया था। क्या? कब? अच्छा, तो फिर तब क्यों ऐसा हो रहा? तो गायब हो जाए, अरे कुछ सीखे, यहाँ सीखेंगे, भागना क्या मतलब? चलिए, हो गया सबका, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया ना? अब पहला हेडिंग डाल लीजिए प्रोफेज। कब लिया गया आप लोग से रिस्पांस? अच्छा, सबका आप लोग सबको पास कर दिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन, और ये क्या है? एक सेल में रख दे रहे हैं इसको, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। और ये क्या है? स्पेंडल। कौन कह रहा है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल, ठीक है ना? देखिए, ये प्रोफेज है, ठीक है। प्रोफेज में भी क्या होता है? अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज। तो प्रोफेज स्टेज वो स्टेज होता है जो सबसे, माइटोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट फेज कौन सा माइटोसिस का? प्रोफेज है।
ठीक है, इस बनाइए ना अभी समझा रहे हैं। इस फेज में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी, टूटेगी। दूसरा न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियोलस भी टूटेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, ये सब भी क्या होंगे, डिसअपीयर होंगे। ठीक है, और ये सेंट्रियोल जो है, ठीक है ना, वो मूव करेगा कहां, अपोजिट पोल पे। सेंट्रियोल कहां मूव करेगा, अपोजिट पोल पे। तीसरा चीज है क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होगा, और क्या बनाएगा कंडेंस होके, कंडेंस होके क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आ रहा ना, इतना समझ में आ रहा। प्रोफेज वह फेज होता है जिसमें क्या होता है, सर्वप्रथम लॉन्गेस्ट फेज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयरेंस शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोलस का डिसअपीयरेंस शुरू हो जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्जी बॉडी का डिसअपीयरेंस। क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है। ये अगर क्रोमैटिन है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम शार्टर और थिकर हो जाते हैं। क्रोमैटिन जो धागे ऐसा फैला हुआ था, ये क्या हो जाता, शार्टर और थिकर हो जाता। आप इंटर में पढ़े होंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो क्रोमैटिन क्या हो जाता है, शार्टर और थिकर हो जाता है। क्रोमैटिन क्या हो रहा है, कंडेंस होता, मतलब कहते कंडेंस हो गया, शार्टर और थिकर हो गया। जो धागे ऐसी थी रचना क्या हो गई, शार्टर और थिकर हो गई। अब इसे क्रोमैटिन ना कह के हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ठीक, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। और लेट फेज आते आते प्रोफेज में ये और नीचे तक आ जाएगा। तो चलिए लिखिए, लिखिए प्रोफेज, मिड फेज, लेट फेज तीनों रहेगा ना। चल लिखिए, लिखिए इसमें प्रोफेज इज ए लॉन्गेस्ट फेज, प्रोफेज इज ए लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज इज ए लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज इज ए लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। दूसरा पॉइंट लिखिए, इन दिस फेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट। ठीक है, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्जी बॉडी डिसअपीयर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्जी बॉडी डिसअपीयर। अगला पॉइंट लिखिए, क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। थोड़ा तेज लिखिएगा, इससे चित्र ज्यादा है, खत्म हो जाए। क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। पूछता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन कहां से स्टार्ट होता है, प्रोफेज से। हाँ, कंडेंस हो रहा। अगला पॉइंट लिखिए, सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल। सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल।
सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल। देखिए यहां पे दिखा रहा है मूव कर रहा है, वहां मूव करा दिए। सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल। स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट, नहीं लिखवाए, अपोजिट पोल लिखवा दिए ना, वो अपोजिट पोल हो गया, यहां आ गया, अपोजिट पोल हो गया। अब एक चीज देखिए, इस धागे जैसी रचना को क्या कहते हैं जो छोटी छोटी है? एस्ट्रल रे। और जो बीच में हरी वाली रचना है उसको हम क्या कहते हैं? ये हरी वाली रचना को क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? बेटा पूछा गया क्वेश्चन, ये जो धागे जैसी रचना होती है उसको कहते हैं एस्ट्रल रे। इधर देखिए धागे से रचना जो निकली उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रल रे। और जो बीच वाली रचना उसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। और दोनों को मिलाकर एस्टर, और ये क्या है? स्पिंडल फाइबर का निर्माण होना शुरू हो रहा है। जो लंबा वाला है वो क्या है? क्या था भाई, हम क्या गया, सांप वाप तो नहीं बैठा था, निकल गया। चलिए इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ रहा ना? तो ये कभी कभी पूछा जाता है बेटा कि एस्टर क्या है। एस्टर किस से बना है? एस्ट्रल रे और सेंट्रियोल से। ठीक है, तो एक पॉइंट कहीं लिख लीजिए, एस्टर इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल एंड एस्टर रे। एस्टर इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल एंड एस्टर रे। सेंट्रियोल एंड एस्टर रे। फॉर्मेशन, अगला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर स्टार्ट। फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर स्टार्ट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर स्टार्ट बना लीजिए। वो कहाँ रह गए, क्या नाम है, कहाँ चले गए जो बैठते हैं आगे, क्या नाम है उनका? आलोक, कहीं निकल गए? बालूजी यार उसमें नहीं आता क्या, नीट में? अच्छा सबसे ज्यादा नंबर आता है भाई, तो बड़ी बात है। मैं इसका मतलब पढ़ाई अच्छी है। किसका? हम समझे नहीं आपका मतलब, दोनों मिला के 320 चाहिए। किसको चाहिए? कुल मिला के जूलॉजी बाटी 320, 90 क्वेश्चन है, 9 चौक 36, 360, 300 तो लाइए कम से कम 300, तब सोचिए कुछ। 320 आ जाएगा तो पढ़िए ना। टेस्ट में कम नंबर ला रहे हैं आप, टेस्ट में देखिए आलोक ला रहे हैं नंबर। ठीक, चलिए इस बार देखेंगे। मतलब आलोक सबको पिछाड़े रहते हैं, आप लोगों को भी नंबर नहीं रहता क्यों? किस में खींच देते हैं, बायो में खींचते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में? अच्छा उनका फिजिक्स बढ़िया आलोक है। जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा होगा उसका सिलेक्शन श्योर हो जाता है, लेकिन बायो पढ़े तो ये लापरवाही कर रहे हैं, ये लापरवाही कर रहे हैं। ये आज नहीं समझ रहे हैं ना, जब 4-6 साल बीतेगा तब पता लगेगा कि हाँ कितना गड़बड़ कर दिया। हाँ अरे भूल जाते तो पढ़े ना उसको, ये थोड़े होता है, सब चीज भूलता है, हमें नहीं भूलता, हम भी तो पढ़ के आते हैं।
जल्दी बनाइए, आज हो जाए इससे ये। एक के क्लास मिला है, खत्म नहीं हो पाएगा, तब से हमें लग रहा कितना दिन से चल रहा है। हाँ दूसरा, लेकिन हमें लग रहा ना कि कितना दिन से चल रहा है ये। समय जो बीत जाता है, हफ्ता हफ्ता बीत जाता है इसे। एक क्लास होगा फिर तो कहाँ से भगा दिया जाए, बताइए कैसे भगा जाए। अच्छा फिजिक्स भगाए हैं। अच्छा बराबर लगता है उन लोग का। बायो तो खींच देंगे, उस पर नहीं दिक्कत, हम खींच देंगे। तो इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी शुरू होगा। 3 है तो है, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, प्लांट हार्मोन, 3 है तो है उसमें, खत्म। फोटोसिंथेसिस जहां खींचे तो उसके बाद नहीं है दिक्कत, सब छोटा छोटा है। हाँ आता नहीं नंबर, आता है मतलब नंबर जैसे यूनिक आ जाता है तो कम समझ में आता है। इधर तो आएगा, अगर हम पढ़ा देंगे, जिस दिन कहिएगा नहीं समझ में आया तो उस दिन बता दीजिएगा, मेरा 100% कंप्लेन कर दीजिएगा, गारंटी है। हम अभी तक जो पढ़ाए हैं किसी ऐसा नहीं है कि न लगा हो आपको कि हाँ जो, कोई आज तक कंप्लेन नहीं आई है, याद जाइए, और ना आएगी। तब जितना समझाते उतना श्योर दिमाग बैठ जाए, बस खाली यहाँ समझिए, समझिए। हो गया बेटा, जल्दी करो, हो गया, जल्दी करो, इतना स्पीड धीमे बनाओगे तो कैसे कब चलेगा। ये भी बनाए रहिएगा, कंडेंस मतलब समझिएगा। हो गया, चलिए अब अगला हेडिंग डालिए, मेटाफेज। चलिए 3 क्रोमोसोम दिखा दे रहे हैं, एक घटा दिए हैं, जगह कम पड़ी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बीचों बीच चाहिए था, अरे पूरा उड़ा दिया। बनाओ बेटा बनाओ, बना लीजिए। बन गया, बन गया सबका। चलिए इधर देखिए, अब आता है मेटाफेज। इधर देखिए, इधर बेटा पीछे इधर देखो, इधर देखिए मेटाफेज। मेटाफेज वो स्टेज होती है जिसपे क्रोमोसोम और ज्यादा कंडेंस हो जाता है।
ठीक है ना। क्रोमोसोम और ज्यादा कंडेंस, सबसे ज्यादा कंडेंस इसी स्टेज में होता है, इसीलिए ये स्टेज बेस्ट स्टेज है फॉर मॉर्फोलॉजी स्टडी। बेस्ट स्टेज फॉर उसके आकार के स्ट्रक्चर के पढ़ने के लिए कौन सा स्टेज बेस्ट है? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये बेस्ट स्टेज होता है मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए। ठीक, क्योंकि क्रोमोसोम और शार्टर और थिकर हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि क्रोमोसोम कहां जाते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन पे। कहां जाते हैं? सारे अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? दोनों पोल का मध्य, या किसी भी सेल का मध्य भाग, किसी भी सेल का मध्य, बीचों बीच में आ जाता ना, तो बीचों बीच में आ जाए, इसी को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, क्रोमोसोम बीचों बीच में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतना स्टेप है। चलिए लिख लीजिए, लिखिए मेटाफेज में। ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटर से लिया गया, इक्वेटर मतलब क्या हुआ? भूमध्य रेखा। अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। अगला पॉइंट लिखिए, क्रोमोसोम मच कंडेंस एट दिस स्टेज, क्रोमोसोम मच कंडेंस एट दिस स्टेज, chromosome much condense at this stage. So this stage is best stage. So this stage is best stage for morphology study. So this stage is best stage for morphology study. morphology study के लिए best stage अंडरलाइन करिएगा, best stage for morphology study. अगला पॉइंट लिखिए, इन दिस स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, in this stage nuclear membrane, nucleolus, Golgi body completely disappear, completely disappear. In this phase spindle fiber is formed completely, spindle fiber formed completely. In this phase spindle fiber attached with chromosome, कर दीजिए attached with chromosome. क्रोमोसोम के किस पार्ट से अटैच होते हैं? आप बताइए, स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम के किस पार्ट से अटैच होते हैं? हाँ, आप बताइए। सही है, काइनेटोकोर, प्रोटीन कवरिंग काइनेटोकोर। कहां पाई जाती है? सेंट्रोमियर के पास। इतना हो गया क्या बेटा? अटैच विथ क्रोमोसोम, बस इतना हो गया। चलिए अगला आइए, एनाफेज।
ये तो हो गया आपका मेटाफेज वाला। इधर देखिए मेटाफेज। अब क्या होता, दोनों स्पेंडल क्या करते हैं, खींचते हैं अपने अपने पोल की तरफ, अपने अपने पोल की तरफ खींचेंगे। तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। किसमें, इधर देखिए, इधर इधर ये क्रोमोसोम है ना, यहां सेंट्रोमियर है। अब क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा। क्रोमोसोम किसमें डिवाइड हो जाएगा, क्रोमैटिड में। तो एक पूछा था, एक क्रोमोसोम कितने क्रोमैटिड, अरे भाई क्रोमोसोम आधा आधा डिवाइड हो गया ना, हाफ क्रोमैटिड इधर, हाफ क्रोमैटिड इधर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, इतना भी नहीं मालूम है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, समझ में आ रहा। चलिए अब ये अपना इधर खींचा, ये इधर खींचा, तो क्या हो जाएगा, आप लोग 11-12 में क्या पढ़े, ऐसा देखते हैं मुंह की लगता है कहाँ क्या चीज बता दी है। चलिए बनाए 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 रही तब तक। बन गया, क्रोमैटिड। बन गया बेटा, हो गया। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन रहता है। पहला इंपॉर्टेंट चीज है, एनाफेज जो होता है सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा फेज कौन सा है, एनाफेज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेंडल फाइबर दोनों क्या करते हैं, क्रोमोसोम को दोनों तरफ खींचते हैं। इधर देखिए, इधर बनाइए ना, स्पेंडल फाइबर दोनों को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो हाफ क्रोमैटिड एक पोल की तरफ चला जाता है, हाफ क्रोमैटिड दूसरे तरफ, हाफ क्रोमैटिड एक तरफ मूव करता है, हाफ क्रोमैटिड दूसरी तरफ। और जो ये क्रोमैटिड आ रहा है, यही क्रोमैटिड बिहेव करने लगता है एज ए क्रोमोसोम। समझ में आ गया, यही क्रोमैटिड जो हाफ क्रोमैटिड हाफ क्रोमैटिड, क्रोमोसोम का आधा पार्ट क्रोमैटिड रहता है, यही क्रोमैटिड जो अलग अलग हुआ, यही व्यवहार करने लगता है आगे चलकर क्रोमोसोम के रूप में। तो पूछता है कि सेंट्रोमियर का डिवीजन किस फेज में होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन किस फेज में हो रहा, एनाफेज। देखिए सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा ना, सेंट्रोमियर डिवाइड तभी तो आधा आधा बटा, यहां से डिवाइड हो रहा है, ये सेंट्रोमियर है तो ये डिवाइड होगा, आधा आधा जाएगा, आधा आधा, ठीक है। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन किस फेज में होता है, एनाफेज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, क्रोमैटिड हाफ क्रोमैटिड मूव टू वन पोल, हाफ क्रोमैटिड मूव टू अदर पोल, किस स्टेज में होते हैं, एनाफेज। क्रोमैटिड क्रोमोसोम के रूप में बिहेव कर इसको स्टेज में करते हैं, एनाफेज। और ये बेस्ट स्टेज है शेप स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसमें बी शेप, जे शेप, एल शेप, शेप इसी में बनते हैं, ठीक है। तो शेप स्टडी के लिए बेस्ट स्टेज कौन सा है, एनाफेज, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है,
ये तो हो गया, चलिए इतना लिखे। तो एक चीज और बता दें, एपीसी कॉम्प्लेक्स एक होता है, एपीसी होता है, अभी आगे बताएंगे। 2017 पूछा गया था, ये किसी एक साल पूछा गया था, अभी बता देंगे इसको भी। चलिए आगे इतना लिखिए, इतना लिखिए पहले। बन गया, फिगर बना है ना, लिखिए इसमें। एनाफेज इज ए शॉर्टेस्ट फेज, एनाफेज इज ए शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। शॉर्टेस्ट फेज अंडरलाइन करिएगा। अच्छा, एक चीज ये भी पूछा आता है, इधर देखिए, अगर किसी सेल में क्रोमोसोम की संख्या 10 है तो मेटाफेज और एनाफेज में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? किसी भी सेल में क्रोमोसोम की संख्या 10 है तो मेटाफेज एनाफेज में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? सोच के लगाइएगा। मेटाफेज कहे हैं, किसी को लग नहीं रहा क्या? पीछे कितना होगा? हाँ हाँ, कितना? अच्छा अच्छा, कितना हो जाएगा? चलिए मेटाफेज, मेटाफेज एनाफेज कितना होगा बताइए? मेटाफेज में सेम रहेगा तो यहीं पे कुछ नहीं हुआ। और एनाफेज में क्या हुआ? आधा आधा बढ़ गया, ये क्रोमेटिड क्रोमोसोम के रूप में व्यवहार करें, 10 10 10 का 20 हो जाएगा। आसान है ना? थोड़ा सा खाली ध्यान रखना था, इस चौंकाने के लिए दिए कि जिससे जगह रही है, एग्जाम में कहीं आ गया तो ये ना रहे अरे ये कहां से 20 10 मार के चले आइए, 10 मार के नहीं 20 होगा, क्योंकि क्रोमेटिड बिहेव कर रहा है किस रूप में? क्रोमोसोम के रूप में, इसीलिए क्या हो जाता है 20। ठीक है, इसीलिए टीलोफेज होता है, फिर संख्या बढ़ जाएगी, इससे बराबर इक्वल आ जाए। ठीक है ना? चलिए लिखिए एनाफेज, शॉर्टेस्ट फेज लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, इन दिस फेज डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर। पूछता है सेंट्रोमियर किधर प्रेजेंट होता है, आर्म किधर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमैटिड्स के आर्म देखिए, सेंट्रोमियर मूव्स टुवर्ड्स पोल और आर्म मूव्स टुवर्ड्स मिडिल। आर्म मिडिल की तरफ मूव करते हैं, सेंट्रोमियर किधर मूव कर रहा है? पोल की तरफ। ये भी पूछता है। अगला पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर मूव्स टुवर्ड्स पोल, सेंट्रोमियर मूव्स टुवर्ड्स पोल। हाँ नहीं, अलग अलग है। हाँ, एंड एनाफेज सॉरी सेंट्रोमियर मूव टुवर्ड्स पोल, while arms move towards middle region, while arms present towards middle region। इतना हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, इन दिस फेज, इन एनाफेज chromatids act as chromosome, chromatid act as chromosome, chromatid act as chromosome। अगला पॉइंट लिखिए, इन एनाफेज, इन एनाफेज क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल, इन एनाफेज क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल। डबल हो रहा ना? इन एनाफेज, छोटी छोटी चीज ध्यान दीजिए ना, गलत होगा। इन एनाफेज क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल। और तो कुछ छूटा नहीं, हो गया ना सब? चलिए अब एक चीज हेडिंग कर दी, एपीसी, एपीसी इसको कहते हैं, हेडिंग कर दीजिए एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। होता क्या है?
जो सेंट्रोमियर होता है, इसी के चारों तरफ एक प्रोटीन पाई जाती है, कोहेसिन। कौन प्रोटीन पाई जाती है? कोहेसिन। ठीक है, तो होता क्या है इस स्टेज में, एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसका फोटो, इसको कहते हैं एपीसी, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। गलत लिख रहे हैं, कोहेसिन, कोहेसिन। ठीक है, इधर देखिए होता क्या है, जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक प्रोटीन होती है कोहेसिन। इधर देखिए, सेंट्रोमियर के इधर इधर पीछे, सेंट्रोमियर के चारों तरफ कोहेसिन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो कोहेसिन प्रोटीन क्या करती है, सेंट्रोमियर को टूटने से रोकती है। ठीक है, लेकिन एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसका काम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, ये कोहेसिन प्रोटीन को तोड़ देता है, जिसके कारण आसानी से एनाफेज प्रोमोटिंग जिसके कारण आसानी से सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स काम ना करे तो कोहेसिन मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा तो सारे क्रोमैटिड लगे रहेंगे। जब सारे क्रोमैटिड लगे रहेंगे तो इस स्टेज को कहते हैं पॉलीटीन स्टेज। ऐसे क्रोमोसोम को कहेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम, पढ़े होंगे कहीं आप लोग, ठीक है ना। पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमियर से ढेर सारे ऐसे लगे होते हैं क्रोमैटिड्स। जब ढेर सारे क्रोमैटिड लगे होंगे उसे क्या कहेंगे, पॉलीटीन। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो एक पॉइंट एपीसी लिखिए ब्रैकेट में, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स लिखिए। एपीसी disintegrate cohesin protein of centromere, disintegrate cohesin protein of centromere. The centromere easily divided, the centromere easily divided. अगला पॉइंट लिखिए, if cohesin protein absent, if cohesin protein absent, division of centromere, if cohesin protein absent, division of centromere does not occur. If cohesin protein absent, division of centromere does not occur, does not occur. हो गया। If cohesin protein absent, centromere division does not occur, and it causes polyteny. It causes polyteny, polytene. It causes polyteny. हो गया, it causes polyteny. अच्छा, एक चीज और सुने होंगे आप लोग, एक केमिकल और होता है, काल्चिसीन। सुने हैं इसको कि नहीं सुने हैं? हाँ, काल्चिसीन, काल्चिसीन को कहते हैं माइटोटिक पॉइजन। क्या कहते हैं, माइटोटिक पॉइजन। क्या करता है ये मेटाफेज के समय, ठीक है ना, क्रोमोसोम का जो सेपरेशन हो रहा है एनाफेज में, आगे चलकर एनाफेज में सब बढ़ जा रहा है ना, मेटाफेज में स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करता है। मेटाफेज को ये चेक करता है, स्पेंडल फॉर्मेशन को रोकता है, इसलिए क्रोमोसोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनाफेज में सही से नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉलीप्लॉइडी केस, वो क्या करता था, पॉलीटीनी करता था, और ये क्या करता, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन लाता। पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या किसी में कम किसी में ज्यादा कर देगा। ठीक है ना, हम लोग 46 से ज्यादा हो जाए। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो एक पॉइंट लिख लिया, काल्चिसीन, काल्चिसीन लिख लीजिए। इट एक्ट एज माइटोटिक पॉइजन, इट इनहिबिट्स
इट इनहिबिट्स स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन, हाँ पॉलीप्लॉइडी के लिए। इट इनहिबिट्स स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग मेटाफेज। पूछता है कॉलचिसिन किस स्टेज में डिस्टर्ब करता है, किस सिस्टम में डिस्टर्ब करेगा? मेटाफेज। हाँ, इट इनहिबिट्स स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग मेटाफेज। हाँ हाँ, स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन in metaphase, thus it causes polyploidy, thus it causes polyploidy, polyploidy, thus it causes polyploidy। हो गया? क्या करता है? पॉलीप्लॉइडी करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा, काल्चिसिन मिलता किससे है? एक प्लांट है काल्चिसिकम ऑटोमोनाली, कहां से मिलता है? किस फैमिली का? लिलिएसी फैमिली का। लिलिएसी कोर्स में नहीं है ना? कोर्स में नहीं है। चलिए अब आ जाइए टीलोफेज। टीलोफेज लिखिए, टीलोफेज को तो बनाएंगे। बना दीजिए। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। देखे, दो न्यूक्लियस बन गया। एक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस का बनना कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हो गया, हो गया, सबका बन गया। देखिए इधर, देखिए हो गया, हो गया बेटा पीछे। अब इधर देखिए, टीलोफेज स्टेज जो होता है वो जस्ट उल्टा होता प्रोफेज। जस्ट उल्टा किसका होता है? प्रोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया। प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था, इसमें न्यूक्लियोलस फॉर्म हो गया। प्रोफेज में क्रोमैटिन चेंज हुआ था क्रोमोसोम में, यहां क्या हुआ? क्रोमोसोम चेंज हो गया क्रोमैटिन में, और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गया। जस्ट अपोजिट प्रोफेज। ठीक है, पूछता है जस्ट अपोजिट प्रोफेज कौन होता है? टीलोफेज। लास्ट स्टेज माइटोसिस का होता है टीलोफेज। तो लिखिए, इट इज लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज, इट इज लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, इट इज लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। इन दिस फेज, इन दिस फेज all the function opposite to prophase, all the function opposite to prophase, all the function opposite to prophase, all the function opposite to prophase। अगला पॉइंट लिखिए, all the function opposite to prophase। अगला पॉइंट लिखिए, टीलोफेज में in this phase cell membrane, sorry, nuclear membrane, nucleolus, endoplasmic reticulum, Golgi body is formed। nucleolus, nuclear membrane, endoplasmic reticulum, Golgi body is formed। अगला पॉइंट लिखिए, स्पेंडल फाइबर डिसअपियर, स्पेंडल फाइबर डिसअपियर। one nucleus divided into two nucleus, one nucleus divided into two nucleus। इसके बाद क्या है? साइटोकाइनेसिस।
डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लियस। फिगर बनाए थे ना ये वाला। हाँ चलिए अगला आइडिया लिखिए साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसमें लिखिए डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज टू टाइप। इट इज टू टाइप बाई किससे होगा? बाय क्लीवेज। स्पेलिंग गलत हो रही है। क्लीवेज फरो या होगा बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। ये किस में पाया जाएगा? इन एनिमल। ये किस में पाया जाएगा? इन प्लांट। ठीक है देखिए इसमें क्लीवेज फरो में क्या भाग लेगा? ठीक है इसमें देखिए क्या होगा, एक कोई सेल है अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, बाद में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर क्या हुआ? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। एनिमल सेल में देखिए क्लीवेज फरो क्या होगा, इधर देखिए पेरिफेरी से, इधर देखिए पेरिफेरी से कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ अंदर की तरफ और दो सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है ना? तो ये जो डिवीजन होता है कैसा होता है? परिधि से सेंटर की तरफ जा रहा, तो किसको क्या कहेंगे? सेंट्रीपेटल के सेंट्रीफ्यूगल? हाँ सेंट्रीफ्यूगल। ये डिवीजन कैसा होगा? सेंट्रीपेटल टाइप। इसमें देखिए सेल प्लेट में क्या होगा, कोई सेल है ठीक है, उसके बीचों बीच में सेंटर में गाल्जी बॉडी के वेस्किल इकट्ठा होते हैं। क्या होते हैं? गाल्जी बॉडी के वेस्किल। और साथ ही साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे फ्रेगमेंट इकट्ठा होते हैं। ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। क्या करते हैं? फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करके किसका निर्माण करते हैं? सेल प्लेट। और जो वेस्किल होती है वो कैल्शियम और फास्फेट का सिक्रीशन करती है, जिसके कारण मिडिल लेमिना का निर्माण होता है, मिडिल लेमिना। और ये फिर आगे की तरफ बढ़ता है सेल प्लेट, और इस तरह फिर ये सेल दो भागों में, मिडिल लेमिना का निर्माण होगा, इस सेल दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। सेल क्या करेगी? दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये क्या हो गया? सेल प्लेट। यहां क्या क्या भाग लिए? गाल्जी बॉडी प्लस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेगमेंट, इसको क्या कहेंगे? सेल प्लेट। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है? सेंटर से परिधि की तरफ बढ़ रहा है तो कैसा होगा? सेंट्रीफ्यूगल टाइप। ये बना लीजिए, लिखने की जरूरत है नहीं, पूरा ही उतार लीजिए। हो गया ना? समझ में आ गया? पीछे बस इतना ध्यान रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल में किस में पाया जाएगा? प्लांट में। सेंट्रीपेटल कहां पाया जाएगा? एनिमल में। प्लांट में क्या होता है? सेल प्लेट कैसे बनती है? गाल्जी बॉडी के वेस्किल और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट आके इकट्ठा होते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, फिर गाल्जी वेस्किल जो होती है वो सिक्रीशन करती है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का, इस सब का वो डिपॉजिट होते हैं और फिर एक थिक स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा? सेल प्लेट। फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है, ये इधर बढ़ रहा परिधि की तरफ, ये इधर बढ़ रहा और आगे जाके फ्यूज करके क्या बना देगा? सेल प्लेट। बना लीजिए। इस तरह माइटोसिस समाप्त हुआ। ठीक है, अब इसमें बचा है एमाइटोसिस और मियासिस, वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा दोनों।
अगर टाइम दे तो कहिए पढ़ा डाले वो भी, ए माइटोसिस भी आने दें। चलिए हाँ कब? अभी बन गया, हो गया। एक पॉइंट तो ही सेल्फ वाइब्रेस, इसमें एक पॉइंट लिख दीजिए, लिखिए एक साइटोकाइनेसिस में लिखिए एक पॉइंट। इन एनिमल सेल division of cytoplasm, in animal cell division of cytoplasm occur by cleavage furrow. In animal cell division of cytoplasm occur by cleavage furrow, by cleavage furrow. अगला पॉइंट लिखिए, इन एनिमल cytoplasmic division is centripetal type. Cytoplasmic division in animal, cytoplasmic division is centripetal type. हो गया, सेंट्रीपेटल टाइप अंडरलाइन करिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, इन प्लांट cell division occur by cell plate. In plant cell division occur by cell plate. Cell division occur by cell plate. अगला पॉइंट लिखिए, Golgi body and fragment of Golgi body and fragment of ER. Golgi body and fragment of ER takes part. Golgi body and fragments of ER takes part cell plate formation. Takes part cell plate formation. अगला पॉइंट लिखिए, इन प्लांट cytoplasmic division, in plant cytoplasmic division is centrifugal type. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज सेंट्रीफ्यूगल टाइप। ये आज समाप्त हुआ। अब आपका बचा है मियासिस, वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा।